कि अगर आप गंदा पानी पी रहे हैं या कुछ गंदा खाना खा रहे हैं या अनहाइजीनिक इन्फेक्टेड खाना, या इस वजह से भी डायरिया होता है। कि अगर बच्चा दूध अच्छे से नहीं पी पाता है तो उसकी वजह से भी धीरे धीरे वो पीला हो जाता है, जिसको हम लोग पीलिया आम भाषा में बोलते हैं। पोषण अगर पूरी तरह से ना मिले तो उसी को हम लोग कुपोषण बोलते हैं। देखिए, टीकाकरण बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए है क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती है जो कि आपका टीकाकरण करने से जिनसे बचा जा सकता है। नमस्कार, स्वागत है आप सबों का केवी स्टूडियो बेगूसराय में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक, फिर से जुड़ गया हूं एक नई जानकारी के साथ। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि अपने शहर में भी कोई महिला शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बेगूसराय की पहली महिला शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निहारिका नित्या मैडम का। हमें बेहद खुशी हो रही है और गर्व भी हो रहा है कि अब इस विभाग में भी शक्ति स्वरूपा के रूप में ये अपनी सेवा दे रही हैं चिकित्सीय सेवा में। सबसे पहले मैडम बहुत बहुत बधाई आपको, और एक गौरव, क्योंकि पहला जो होता है सबका प्यारा होता है और ये टैग आपके साथ जुड़ गया है। आप इस शहर की पहली महिला शिशु रोग विशेषज्ञ होंगी। कैसा लग रहा है ये, मतलब ये उपलब्धि पा करके? सबसे पहले धन्यवाद केवी स्टूडियो को। बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो पता नहीं था, लेकिन यहाँ आने पे पता चला कि पहली महिला शिशु रोग विशेषज्ञ हम ही हैं, और अच्छा है। मेरे बदौलत अगर बेगूसराय ज़िले को और वहाँ के यहाँ रहने वाले अगर किसी भी पब्लिक में किसी भी पेशेंट को, बच्चे को मेरे से अगर कोई मदद मिलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने आज हमें समय दिया। मैडम, ऐसे तो आपने कम समय में अपनी चिकित्सीय सेवा से एक चर्चा का विषय बनी हुई है आप, और यूं कि पहली महिला शिशु रोग विशेषज्ञ। हम आपसे पहली महिला नवजात शिशु रोग का इलाज आप एक तरह से करने के लिए यहाँ आई हैं। हम चाहेंगे जो यहाँ से व्यूअर्स दर्शक देख रहे हैं, हम सर्वप्रथम चाहेंगे आप कुछ अपने बारे में उन्हें बताएं। हाँ, मैंने अपना MBBS पास किया है। उसके बाद मैंने यहाँ का FMG एग्ज़ाम क्लियर किया। उसके बाद मेरा PG का एग्ज़ाम जो था, PG हुआ है वो मेरा कटिहार मेडिकल कॉलेज से हुआ है, कटिहार से। उसके बाद मैं शिमोगा कर्नाटका से मैंने SRship किया है। उसके बाद अब यहाँ आकर के योगदान देना शुरू किया। अच्छा, एक प्रश्न लेना चाहूँगा मैडम, क्या डॉक्टर बनने का मन बचपन से था या किसी से प्रेरित होकर के इस फील्ड में आप आए? मेरे फादर जो है वो खुद डॉक्टर हैं, वो जनरल सर्जन है झारखंड में। तो बचपन से उनको देख करके उसी समय से लग गया कि नहीं, डॉक्टर ही बनना है। उसके अलावा कोई दूसरा पैशन आया ही नहीं। उनको देखा तो लगा कि नहीं, यही एक ऑप्शन है, पैशन भी है मेरा, और उनको देख के ये एक प्रेरणा स्रोत भी वो मेरे रहे हैं। तो लगा कि नहीं, यही एक लाइन है जिसमें हम सबसे बेहतर और बेस्ट कर सकते हैं। तो बस इसी। तो आपने अपने पिता से प्रेरित होकर के इस फील्ड को चुना। तो जो आपका विभाग है, चूँकि हमारे ज़िले के गौरव हो आप, चूँकि इस विभाग की पहली महिला चिकित्सक हैं आप, तो इस विभाग को ही आपने क्यों चुना? नहीं, बच्चे तो सबको प्यारे होते हैं, और ये सब विभाग, ये जो सब्जेक्ट है और ये विभाग है, ये इसलिए मुझे पसंद आया कि एक तो वो नवजात शिशु चाहे बच्चे होते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम बता नहीं सकते, तो उनका इलाज करना, जिनका की प्रॉब्लम वो खुद से बोल नहीं सकते, वो अपने आप में एक चैलेंजिंग काम रहता है। तो चैलेंज फेस करना और चैलेंज एक्सेप्ट करना मेरा ये रहा है कि नहीं, इस चैलेंज को लिया जाए, और इसमें थोड़ा मन भी लगता है, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम बिताओ तो अच्छा भी लगता है। तो इसलिए मैंने इस विभाग को चुना। बहुत धन्यवाद मैडम आपका। मैडम, बच्चों में जो होने वाली कॉमन समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या क्या हैं, और क्या सुझाव और सलाह होगा आपका कि इससे बचा जाए? देखिए, सबसे पहले तो बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स होती है। जैसे अगर हम सारा सिस्टम वाइज अगर हम चलें तो सबसे पहले स्किन इन्फेक्शन होता है, जिसको हम लोग बॉयल्स बोलते हैं या स्किन का इन्फेक्शन बोलते हैं, वो हो गया। चाहे वो खुजली का, जिसको स्केबीज़ बोलते हैं, ये सब बहुत कॉमन होता है बच्चों में। तो ये चूँकि अभी आजकल बरसात है, तो बरसात का मौसम हो गया, ये इन्फेक्शन हो गया, इसके थ्रू ये इन्फेक्शन आता है। दूसरा बहुत कॉमन बीमारी अभी के टाइम में जो होता है बच्चों में, वो होता है डायरिया। डायरिया एक बहुत कॉमन बीमारी है जो कभी कभार बहुत जानलेवा साबित हो जाता है। तीसरा कॉमन बीमारी जो कि अभी इस समय में मौसम के हिसाब से पाया जाता है, वो है इन्फेक्शन, जैसे चेस्ट इन्फेक्शन हो गया या निमोनिया जिसको बोल सकते हैं, या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोल सकते हैं, जो कि सिंपल सर्दी खांसी के साथ शुरू होता है और बाद में वो कॉम्प्लिकेशन कराता है। तो ये भी एक कॉमन बीमारी है जिसको कि लोग शुरू में नज़रअंदाज कर देते हैं बच्चों में, और फिर वो बाद में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये सारा कॉमन बीमारी है जो कि अभी के टाइम में ज़्यादा बच्चों में पाया जाता है। मैडम, अभी आपने जिक्र किया चूँकि बरसात का मौसम है, तो इस मौसम में बरसात में हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको किन बातों का खासा ध्यान रखना चाहिए, नवजात को भी
उनके जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी, तो जो समस्याएं इस मौसम में बेहद खास हो जाती हैं और उसके समाधान क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले पेरेंट्स को तो हाइजीन का और का सबसे बड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि मोर देन 80% जो बीमारी होती है वो आपकी हाइजीन मेंटेन नहीं करने से, मतलब साफ़ सफाई मेंटेन नहीं करने से ये प्रॉब्लम्स डेवलप होता है। तो अगर हम अपने आस पास का और अपने घर का, अपना खुद का साफ़ सफाई करें, सब कुछ को ठीक रखें, बच्चों के साथ जुड़ी हुई सारी चीज़ों को साफ़ सफाई से रखें, बच्चे को साफ़ सफाई से रखें, तो बहुत सारा प्रॉब्लम जो होता है, बीमारी होता है, वो ऐसे ही दूर हो जाएगा। और ख़ासकर बात करें इस मौसम में, तो जैसे एक निमोनिया होता है या इन्फेक्शन होता है, लंग इन्फेक्शन होता है, ये थोड़ा कॉमन है। इसमें थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे ज़्यादा बारिश में भीगे नहीं, ठंड से बचें। उनको थोड़ा सा मौसम अभी गर्मी का भी रहता है और बारिश भी होता है, तो थोड़ा ठंड से बचा के रखना है। भीगने वाला मौसम है, अगर भीग जाएंगे तो उनको ईजिली सर्दी खांसी पकड़ सकता है। तो मैडम, आपने बताया कि डायरिया कभी कभी जानलेवा हो जाता है, तो क्या कारण है इसका? इसके बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं? एज ए डॉक्टर क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, डायरिया का बहुत सारा कारण होता है, लेकिन एक बहुत कॉमन कारण होता है कि अगर आप गंदा पानी पी रहे हैं या कुछ गंदा खाना खा रहे हैं या अनहाइजीनिक इन्फेक्टेड खाना, या इस वजह से भी डायरिया होता है। तो डायरिया से बचने का है कि आप जो भी पानी पीते हैं वो उबाला हुआ घर का साफ़ पानी होना चाहिए, गंदा पानी नहीं पीना है। उसके बाद है कि जो खाना आप खा रहे हैं वो ढका होना चाहिए, ताज़ा खाना होना चाहिए, ताकि वो बासी खाना नहीं होना चाहिए। तो इससे भी एक डायरिया होने का चांसेस बहुत रहता है। तीसरा एक कॉमन कॉज होता है आपका कि कभी कभार आप किसी बीमारी में है, उस वजह से आपको बहुत सारा एंटीबायोटिक चला है, चाहे उस वजह, तो एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया भी होता है कि हम कोई दवा लिए हैं उसकी वजह से भी डायरिया हो रहा है। तो वो भी होता है बच्चों में, लेकिन वो उतना ये नहीं होता जितना आपका इन्फेक्शन की वजह से डायरिया होता है। तो इसके बचाव का तरीका यही है कि आप जो पानी पी रहे हैं, जो बच्चों को खाना जा रहा है और पानी दिया जा रहा है, उसमें सफाई बरती जाए। आप अपने हाथ, जब भी बच्चों को सिखाएं कि जब भी खाना खाएं तो हाथ धो के खाना खाएं, जब आप टॉयलेट यूज़ करें तो उसके बाद साबुन से हाथ धोएं। ये छोटी छोटी बातें होती है जिसको कि ध्यान में रखने से आप डायरिया जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। धन्यवाद मैडम। ऐसा देखा जाता है कि कुछ बच्चों में जन्मजात से ही वो बच्चे जो होते हैं, शिशु जो होते हैं, वो जॉन्डिस से हो जाता है उसको, तो ये जॉन्डिस उन्हें काफ़ी परेशान करता है और उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो घबरा जाते हैं। क्या कारण है इसका? एज ए डॉक्टर क्या सलाह होगा? देखिए, जॉन्डिस तो दो तरह का होता है छोटे नवजात शिशु में। एक जो होता है वो आपका 2 से तीसरे दिन पर डेवलप होता है। वो होता है क्योंकि छोटे बच्चों का लीवर उतना मैच्योर होता नहीं है, तो जो एंजाइम होता है वो उतना बन नहीं पाता है, जिस वजह से जॉन्डिस डेवलप होता है। एक और कारण होता है कि अगर बच्चा दूध अच्छे से नहीं पी पाता है तो उसकी वजह से भी धीरे धीरे वो पीला हो जाता है, जिसको हम लोग पीलिया आम भाषा में बोलते हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि अगर आप छोड़ दें तो वो खुद ब खुद ठीक भी हो जाए, लेकिन अगर इसका प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दिया जाए, अगर आप दूध अच्छे से ना पिलाएं बच्चे को, तो वो बढ़ते जाएगा और बाद में वो ब्रेन में जा कर के ब्रेन में डिपॉजिट हो सकता है, बच्चे को उसकी वजह से चमकी आ सकती है, सीरियस हो सकता है। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है जिसको शुरू में अगर हम ध्यान दें तो बाद में उससे बचा जा सकता है। इसका बचाव का तरीका यही है कि अगर शुरू से ही पेरेंट्स को ध्यान रखना है कि ध्यान ये देना है कि बच्चा मेरा पीला तो नहीं हो रहा है। अगर दूसरे दिन, तीसरे दिन या पहले दिन ही दिख रहा है कि बच्चा पीला हो रहा है तो आप तुरंत में किसी शिशु रोग विशेषज्ञ को कंसल्ट करें, जिससे कि वो टेस्ट करेंगे, जांच करेंगे, उनसे पता चलेगा कि जॉन्डिस कितना है, क्या है, और क्या उसका ऐसा उपाय है कि इसमें हमको उसका इलाज फोटोथेरेपी जो होता है वो देना पड़ेगा, या अगर पहले दिन जॉन्डिस होता है तो खून मुझे बदलना होता है, जिसको हम लोग एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूज़न बोलते हैं, तो वो करना पड़ सकता है। तो ये सारा जो भी होता है ये तो फिर डॉक्टर अपना डिसाइड करते हैं, लेकिन पेरेंट्स को चाहिए कि वो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें, जिसमें एक पहला है कि माँ जो है बच्चे को दूध पिलाएं। दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हर 2-2 घंटे पे या फिर प्रॉपर बच्चे को दूध पिलाना शुरू करते हैं तो बच्चा का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होता है, फिर वो जॉन्डिस जो होता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। मैडम, अभी आपने जिक्र किया कि दूध पिलाना बहुत ज़रूरी होता है और कहा भी गया है कि माँ का दूध जो होता है वो अमृत होता है। तो माँ के दूध के क्या फ़ायदे हैं जच्चा और बच्चा दोनों के लिए, माँओं के लिए भी और उनके बच्चों के लिए भी?
देखिए, माँ का दूध तो ठीक बोले आप कि अमृत होता है, और ये बच्चे में बहुत तरह से फ़ायदा करता है। जैसे कि जो दूध होता है उसमें, माँ के दूध में बहुत सारे तरह का इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। वो बच्चे को न्यूट्रिशंस मिलता है, उससे कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, क्योंकि वो बच्चा जो होता है वो दूध के माध्यम से ही अपना खाना पोषण लेता है। और जो पानी का कमी होता है वो पानी भी बच्चा दूध के माध्यम से लेता है। तो जो उसका पानी का रिक्वायरमेंट होता है बच्चे का, वो आपका दूध के माध्यम से जाता है और खाना भी जाता है। बच्चे को प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट्स मिलता है, साथ ही साथ विटामिन्स मिलता है, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है जो कि बच्चे के इम्यूनिटी को, उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो अगर किसी भी तरह की बीमारी होती है, बच्चा इन्फेक्शन में रहता है, माँ का दूध में इतना इम्यूनिटी होता है कि वो उस बीमारी को भी ठीक कर सकता है। ये एक होता है बच्चे को होता है। दूसरा होता है बच्चे का अगर माँ के दूध पे रहे तो वज़न उसका बढ़ता है। अगर वज़न अच्छा बढ़ेगा तो उसका संपूर्ण विकास अच्छा होगा, ग्रोथ अच्छा होगा, डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो माँओं के लिए ज़रूरी ये है कि जितना वो मदर दूध पिलाई, सबसे पहला तो और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि माँ का बच्चे के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छा होता है, क्योंकि माँ के लिए वो बच्चा भी नया है, उस बच्चे के लिए बाहर का इन्वायरमेंट नया है। तो जब वो माँ की गोद में रहता है तो वो अपने आप को सिक्योर महसूस करता है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। दूसरा चीज़ है कि जब वो माँ के साथ रहता है तो एक संबंध माँ के साथ बनता है, जो कि अपने आप में अगर टूट होता है। तीसरा होता है कि माँ जो रहती है, अगर वो दूध जितना पिलाएगी उतना माँ का जो इन्फेक्शन होता है, जो मदर को के बॉडी में हार्मोन्स होता है, चेंजेस होता है, वो सारा बैलेंस होता है धीरे धीरे। और उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि एक स्त्री रोग विशेषज्ञ को ज़्यादा पता होगा, लेकिन जितना भी कॉम्प्लिकेशन या डिलीवरी के टाइम में प्रॉब्लम्स माँ को होती है, ब्लीडिंग से रिलेटेड होता है या फिर इन्फेक्शन से रिलेटेड होता है, तो वो अगर मदर दूध पिलाती है तो उतना हार्मोन उसका धीरे धीरे जो बिगड़ चुका रहता है वो धीरे धीरे बनता है। थैंक यू मैडम, आपने बहुत बेहद खास जानकारी दी, और ये जानकारी हर माँओं को जानना चाहिए। स्तनपान जच्चा और बच्चा दोनों के लिए है। माँ का दूध बच्चे के लिए तो अमृत है ही, वो स्तनपान उस माँओं के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो शरीर का, जैसे मैडम जिक्र कर रही थी, जो हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं वो बैलेंस में आते हैं, और माँ की जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं वो बैलेंस होता है। बहुत खास जानकारी मैडम आप दे रही हैं। मैडम, शारीरिक दिव्यांगता जो बच्चों में होती है या मानसिक दिव्यांगता जो बच्चों में होती है, इसके क्या कारण है और इसके समाधान क्या है? देखिए, इसको मानसिक दिव्यांगता जो होता है वो ज़्यादातर रिलेटेड रहता है बच्चे के जन्म के समय। अगर जन्म के समय बच्चे को कुछ परेशानी होती है, जैसे अगर बच्चा जन्म के तुरंत बाद रोया नहीं होता है, या फिर देर से रोता है, या फिर उस समय बच्चे को किसी वजह से चमकी आ जाती है, तो ये उसके ब्रेन पे असर करता है, जो कि एक इरिवर्सिबल चेंजेस होता है, वो फिर ठीक नहीं हो सकता। तो वो बाद में जा कर के इस तरह का असर करता है, जिसको हम लोग सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। ये इसमें बच्चा मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दिव्यांग हो जाता है। इसमें बच्चा ना उसका जो ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट होता है, दोनों पे असर पड़ता है। ना बच्चा बैठ पाता है, ना चल पाता है, ना खुद से खा पाता है, ना क्लियर बोल पाता है। तो ये एक तरह से माँ और मदर और फादर दोनों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है कि उस बच्चे का रख रखाव कैसे किया जाए, उसका ध्यान कैसे रखा जाए। ये थोड़ा सा एक दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो ये जनरली होता है, जो अगर शुरू में बच्चे को जन्म के समय कुछ दिक्कत हो, माँ के पेट से अगर डिलीवरी हो रहा, उस समय अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, या एक ये होती है जिसमें बर्थ एस्फिक्सिया बोलते हैं, जिसमें कि जन्म के टाइम में बच्चा को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो उस समय ही ये जो ब्रेन में चेंजेस होती है और जो असर हो जाता है, वो बाद में इस तरह का असर करता है बच्चे में। शारीरिक दिव्यांगता का असर यही होता है कि जब दिमाग में आपका ब्रेन में चेंजेस हो गया, असर हुआ है, तो उसका असर हमारा ब्रेन का जो होता है वो सारे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो अगर किस पार्ट पे असर हुआ है ये तो बाद में पता चलता है। जब बच्चा चल नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि हाथ पैर पे असर हुआ है, लकवा मार दिया है, बोल नहीं पा रहा है, इसका मतलब जो उसकी ज़बान होती है, स्पीच होता है, उस पर असर हो गया है। तो ये असर जो होता है, शारीरिक विकलांगता जो होती है, वो मानसिक विकलांगता के, दिव्यांगता के साथ में असर, दोनों साथ में मिला हुआ रहता है। तो काफ़ी ध्यान रखने होते हैं जन्म के समय बच्चों का। मैडम, एक कुपोषण ये भी एक बड़ी समस्या है, तो ये समस्या इसे आती क्यों है
और क्यों कुपोषण का शिकार ये बच्चे होते जा रहे हैं और कैसे कुपोषण की समस्या से बच्चों को बचाया जाए? देखिए, कुपोषण जो होता है वो बेसिकली जब उसमें बच्चों को जो मात्रा में और जिस समय और जिस मात्रा में कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन का कमी होता है, जो खाना जो खाते पोषण अगर पूरी तरह से ना मिले तो उसी को हम लोग कुपोषण बोलते हैं। वो पोषण में क्या क्या होना चाहिए, आपको कार्बोहाइड्रेट का मात्रा प्रॉपर होना चाहिए, प्रोटीन का मात्रा प्रॉपर होना चाहिए, जितना उस बच्चे के एज और वेट के हिसाब से उसको मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिल पाता है तो ये ऐसा नहीं कि एक दिन की बीमारी होती है, ये महीनों तक चलने के बाद जाकर के धीरे धीरे उस पर असर करता है और तब वो कुपोषण नामक बीमारी से ग्रसित हो जाता है, जिसमें कि बच्चे को का वज़न जो होता है वो उसके एज के हिसाब से बहुत कम होता है, बच्चे का हाइट जो लंबाई होता है वो उसके एज के हिसाब से कम होता है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कि शरीर फुला हुआ रहता है और हाथ पैर उसका दुबला पतला रहता है। हम लोग सोचते हैं कि अच्छा बच्चा मोटा हो रहा है, खा रहा है, लेकिन असल में वो कुपोषण का शिकार रहता है। मैडम, अभी आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका वजन बढ़ने से वो लगता है कि बच्चे स्वस्थ हैं, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि नवजात में भी और छोटे बच्चों में भी मोटापा भी अभी हाल के दिनों में अगर हम देखें तो ये भी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। हाँ, ये मोटापा अभी तो बहुत ज़्यादा बड़ा समस्या है आज अभी के समय में। ये लगभग आपका हर एज के बच्चों में आपको मिलता है और इसका सबसे मुख्य कारण होता है कि बच्चे पोषक तत्व न लेकर के बाहर के जंक फूड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो उसको लेने की वजह से जो बॉडी में रिक्वायरमेंट चाहिए प्रोटीन का, फैट का और एनर्जी का, वो नहीं मिल पाता है। और फैटी चीज़ जो होती है, जो कि बाहर का जंक फूड हो गया या फिर आपका सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, या ये सारी चीज़ें होती है, इनका सेवन करने से वो शरीर पे जो असर होता है वो थोड़ा सा गलत प्रभाव दिखाता है, फैट का जमाव ज़्यादा हो जाता है। तो इसकी वजह से हमारे इस समाज में थोड़ा मोटापा का अभी ज़्यादा चलन हो रहा है। दूसरा है कि आप जो फिज़िकल एक्टिविटी होती है बच्चों की वो थोड़ी सी कम हो गई है। पहले के समय में बच्चे ज़्यादा फील्ड में घूमते थे, खेलते थे, तो उस समय का फिज़िकल एक्टिविटी और आज के समय में थोड़ा सा मोबाइल का ज़्यादा फैशन चल रहा है, तो मोबाइल को देखना, टीवी देखना, ये सब की वजह से थोड़ा जो फिज़िकल एक्टिविटी होती है वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो ये भी एक कारण होता है कि जिसमें बच्चों में मोटापा ज़्यादा देखने को मिलता है। आपने यहाँ जिक्र किया मैडम मोबाइल का, तो मोबाइल कैसे नवजात के लिए या छोटे बच्चों के लिए उनका बहुत बड़ा दुश्मन बनता जा रहा है, तो जिसका भी आपने जिक्र किया, तो मोबाइल का जो बैड इफ़ेक्ट्स छोटे बच्चों के लिए है या शिशुओं के लिए है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती है भविष्य में उन बच्चों को और कैसे इससे बच्चों को बचाया जाए? देखिए, मोबाइल तो आज के ज़माने में लगभग सबके ही पास रहता है और एक आसान ज़रिया हो गया बच्चों को बहलाने का कि आप मोबाइल पे कुछ गेम्स लगा दीजिए तो वो आराम से देखते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि उनकी आई साइट पे असर पड़ना शुरू हो जाता है। कम एज में बच्चे होते हैं उनको आप देखिएगा चश्मा लगाने की आवश्यकता पड़ जाती है, उनका जो पावर होता है वो बढ़ जाता है। तो ये तो एक सबसे बड़ा आँखों पर असर करता है। दूसरा कि जब आपका आँख पे असर पड़ रहा है, धीरे धीरे आपके मस्तिष्क पर भी असर पड़ता है। आपका जो मस्तिष्क का विकास होना चाहिए वो थोड़ा सा कम हो जाता है अगर आप बाहर के दुनिया में जाइएगा या फिर आप बाहर की एक्टिविटी करिए, और अगर आप मोबाइल पे रहिए तो आप अपने आप को, बच्चे जो होते हैं वो एक रूम में सीमित हो जाते हैं, तो उसका एक असर होता है कि उनका फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाता है, इंटरेक्शन कम हो जाता है, जितना घूमना फिरना होता है वो कम हो जाता है। दूसरा होता है मोबाइल देखने की वजह से जो खाने का एक होता है पैटर्न होता है वो उनका कम हो जाता है। तो ये सब चीज़ पे असर करता है, धीरे धीरे पूरे बॉडी पे असर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत खास जानकारी आप दे रही हैं। एज ए डॉक्टर, नवजात हो या बच्चे हो, उनका सर्वांगीण विकास हो, वो स्वस्थ रहें, क्या मैसेज करना चाहेंगे उनके माता पिता से, उनके जो केयर टेकर हैं उनसे? देखिए, सबसे पहले तो बच्चों को लेकर के थोड़ा सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता होती है। तो सभी पेरेंट्स से ये मैं कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा अपने व्यस्त लाइफ से समय निकाल करके अपने बच्चों को समय दें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझें। अगर कोई भी बीमारी आपको थोड़ी सी भी नज़र आ रही है या आपका बच्चा थोड़ा सा भी सुस्त लग रहा है तो उसको नज़रअंदाज ना करें। अगर जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सर्दी खांसी हो रहा है तो उसको नज़रअंदाज ना करें उसको, और घरेलू ट्रीटमेंट या फिर ऐसा कुछ
कुछ ना करें। आपको लगता है कि नहीं, ये अगर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है तो थोड़ा सा अपना बिज़ी शेड्यूल से समय निकाल करके आप डॉक्टर्स को मिलिए और बच्चे को दिखाइए। ख़ासकर छोटे बच्चों के लिए कि अभी थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ा सा ठंड से बचाएं, उन्हें गर्माहट वाला माहौल दें ताकि जो ये निमोनिया का या फिर इस तरह का जो बीमारी होती है उससे बचने का उम्मीद रह सकता है। नवजात शिशुओं के लिए खासकर ध्यान रखना चाहिए कि माँ जो है वो स्तनपान हर थोड़े दो कुछ घंटे पे स्तनपान कराएं और है ना साफ़ सफाई का ध्यान रखें और टीकाकरण बेहद ज़रूरी है, तो टीकाकरण पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। मैडम, आपने टीकाकरण को अभी यहाँ से दोहराया, जिक्र किया, तो ये टीकाकरण क्यों ज़रूरी है और टीकाकरण के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? देखिए, टीकाकरण बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए है क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो कि आपका टीकाकरण करने से जिनसे बचा जा सकता है। तो वो अगर आप टीकाकरण करा लेते हैं तो भविष्य में उस बीमारी से बच्चों को बचाया जा सकता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि जिस समय पर बच्चों को टीकाकरण की आवश्यकता होती है आप उस समय वो कराएं। ये समय इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो एज ऐसा होता है जिसमें इम्यूनिटी बच्चे के शरीर में ज़्यादा बनता है। अगर वो चीज़ आप लेट से करवाए टीकाकरण होने से ये प्रॉब्लम हो सकता है कि जितना इम्यूनिटी बनना चाहिए, जितना असर उसका होना चाहिए, वो उस समय नहीं हो पाता। तो इसीलिए समय समय पे जितना भी समय रहे छोटे बच्चों को प्रॉपर टीकाकरण करवाना ज़रूरी है। तो अभी आप सुन रहे थे निहारिका मैडम से, जो कि यहाँ पर हमारे साथ थी। आज इन्होंने शिशु संबंधी जो समस्याएं हैं, बच्चों में जो होने वाली कॉमन बीमारियां हैं और उससे कैसे बचा जाए, इसको लेकर के इन्होंने विस्तार से ये जानकारी दी। शांति चाइल्ड एंड ऑर्थो हॉस्पिटल मोहम्मदपुर, जिसकी शुरुआत हाल ही में अपने शहर बेगूसराय में हुई है और आज हम यहाँ आए हुए हैं। हमारे साथ इनके पतिदेव और यहाँ पर एज ए ऑर्थो अपनी सेवा दे रहे डॉक्टर अभय सर हैं, हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ। सर की भी तारीफ सुना है मैंने, और सर, एक पति के लिए गौरव की बात होगी कि उनकी पत्नी उनके साथ सेवा दे रही है और वो भी बेगूसराय की पहली महिला नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में। कैसा लग रहा है ये सुन करके और क्या कहना चाहेंगे सर? अच्छा, सबसे पहले तो हम केबी स्टूडियो को धन्यवाद देना चाहेंगे कि मुझे बोलने का मौका दिया गया, और ये बहुत अच्छा लगता है कि हमारे शहर में, बेगूसराय शहर में पहली महिला शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में आई हैं और अपनी सेवा दे रही हैं। अच्छा लगता है कि पेशेंट आएँ यहाँ पर, ठीक होते हैं तो फिर बोलते हैं कि एक पहली महिला हैं, उनसे ठीक हुए हैं, तो सब अच्छा लगता है और हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है ही। आप दोनों पति पत्नी को भी हमारी ओर से शुभकामनाएं, बधाई। सर, आगे का क्या मिशन है? ये जो शांति चाइल्ड एंड ऑर्थो हॉस्पिटल है, आगे की उनकी सोच क्या है अपने शहर के लिए, यहाँ के जो हमारे जो शहरवासी उनके लिए? देखिए, हमारा जो सोच है ये है कि इसको दिन बाय दिन जो है दिन इसको डेवलप किया जाए, इसमें नए चीज़ों को जोड़ा जाए ताकि लोग जो भी हैं उनको मतलब कि किसी चीज़ के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े और यहीं पर उनको सब फैसिलिटी मिले। जितने भी तरह की बीमारी होते हैं वो सब के लिए कि कहीं मतलब दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़े, तो दिन बाय दिन हम लोग उसको इम्प्रूव करने का सोच रहे हैं। अच्छा सर, मैडम ने बताया कि इनके पिता डॉक्टर थे तो उनसे प्रेरित होकर के ये डॉक्टर बन गए और इन्होंने उसको अपना जिद समझ लिया, जुनून समझ लिया। हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको किन से प्रेरणा मिली डॉक्टर बनने का? सर नहीं है, मेरा कोई भी मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है। ये तो हम अपना से पढ़ाई शुरू किए और ऐसे लगा कि डॉक्टर बनने में ही मतलब बनना चाहिए, तो इसलिए बने हैं। नहीं, बचपन से ही जाके डॉक्टर ही बनना है, इसीलिए उसी में रहे। ठीक है सर, यहाँ पर इस अस्पताल में आपके विभाग में हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ हैं आप, तो इस विभाग में क्या कुछ फैसिलिटीज़, क्या कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं? हमारे शहरवासियों को क्या जानकारी देना चाहेंगे? हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ से संबंधित यहाँ पर सभी सुविधाएं हैं। यहाँ पर इमेज इंटरफेयर के द्वारा, जिसे CR बोलते हैं, उसके द्वारा हड्डी को बैठाया जाता है और उसके बाद जो जितने टाइप के ऑपरेशन होते हैं हड्डी से रिलेटेड, वो सभी यहाँ पर सुविधाएं हैं। उसके बाद नस से रिलेटेड जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं वो सभी यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर हैं, तो जितने भी एक्सीडेंट से रिलेटेड केसेज होते हैं वो सभी को हम लोग डील करते हैं अच्छी तरह से। सर, धन्यवाद आपका, आपने अपने अस्पताल को लेकर के और अपने बारे में जानकारी दी। हम चाहेंगे
आप चिकित्सा सेवा में यहाँ के लोगों का बेहतर इलाज करें, सफल इलाज करें और आपका यह अस्पताल, आपकी पूरी टीम आगे बढ़े और एक लकीर खींचे चिकित्सा सेवा में स्वास्थ्य के विस्तार का। संपूर्ण केवी स्टूडियो परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो सुना आपने डॉक्टर अभय सर को भी सुना, उनकी पत्नी डॉक्टर निहारिका नित्या मैडम को सुना। ये नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, वहीं सर हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ हैं और यह अस्पताल सुलोचना दुर्गा स्थान मोहम्मदपुर NH 31 के पास है, जो कि शांति चाइल्ड एंड ऑर्थो हॉस्पिटल के नाम से चल रहा है। इस समस्या से संबंधित कोई परेशानी हो तो आप समाधान के लिए, परामर्श के लिए यहाँ आ सकते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है, यकीन है, क्योंकि जो चर्चाएं हो रही है मैडम के बारे में खास करके, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन समस्याओं का यहाँ बेहतर इलाज होगा। समुचित इलाज होने के बाद आप यहाँ से बिल्कुल स्वस्थ और खुश होकर के जाएंगे। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, कैमरामैन रॉकी के साथ, मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बेगूसराय।